नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। गैंग्स ऑफ पंजाब, ये पूरा मामला अब सामने आ रहा है और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे मूसेवाला के मर्डर के केस में जांच हो रही है, बहुत सारी चीजें अब सामने खुल करके आ रही हैं। तार न जाने कहां कहां नहीं जुड़े हुए हैं और आप हैरान हो जाएंगे जब आपको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ कनाडा ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी, पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, अकाली का नेता भी, देहरादून ही नहीं, दिल्ली भी, हर जगह इसकी जांच अब फैल चुकी है। क्या है ये पूरा मामला, आपको बता दें तो सबसे पहले तो मौत हुई सिद्धू मूसेवाला की। अब इनकी जो मौत है उसकी जांच चल रही है और उस जांच में तमाम चीजें सामने आई हैं। तो सबसे पहला तार गोल्डी बरार। अब गोल्डी बरार कौन है? आप लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं और आप कनाडा से एक पोस्ट लिखते हैं फेसबुक पे कि भाई मैंने मरवाया कनाडा से। लॉरेंस बिश्नोई कहां है? ये है दिल्ली के तिहाड़ जेल में और यहां से ये अपना एक गैंग चलाता है। सोचिए, दिल्ली के तिहाड़ जेल से गैंग चल रही है कहां? कनाडा में। और कनाडा से मतलब कुछ इस तरीके का कनेक्शन बिठाया कि मौत हो गई यहां पर मूसा में। लॉरेंस बिश्नोई का सीधे सीधे एक पंजाब यूनिवर्सिटी कनेक्शन है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का जन्म पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ था। वो जब पंजाब यूनिवर्सिटी के दिनों में जब वहां पढ़ रहा था, तब वहां पर इस गैंग ने जन्म लिया। तो एक बड़ा डायरेक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी कनेक्शन है इस पूरी मौत का। अब आपको यह भी बता दें कि अभी कुछ समय पहले मूसेवाला का एक कार्यक्रम था पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो कि रद्द कर दिया गया, ये कह के कि मूसेवाला गन कल्चर को प्रमोट करते हैं और ये पंजाब यूनिवर्सिटी को पसंद नहीं है। तो एक विवाद हमेशा से बना रहा है। इसके अलावा आपको एक और चीज बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने, अब जाहिर सी बात है जब ये सारे मामले सामने आए हैं तो अब पुलिस पूछताछ करना चाहती है। तो जब पुलिस पूछताछ करना चाहती है तो अब इनको डर लग रहा है। इनका यह कहना है कि मुझे सुरक्षा चाहिए, मैं पंजाब नहीं जाना चाहता, और ये अदालत चले गए हैं। अच्छा, अब एक गैंग वॉर का भी एंगल आ गया है, क्योंकि एक देवेंद्र बंबिहा गैंग है जिसका नाम लकी पटियाल गैंग भी है, और उनका 36 का आंकड़ा है इस लॉरेंस गैंग से। गोल्डी बरार जो है उसमें भी कई बार इसका जिक्र किया है इस गैंग वॉर का, इससे पहले भी। और इन सब चीजों के चलते आपको यह भी बता दें कि एक और गिरफ्तारी हुई है, और वो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है एक गाड़ी के साथ देहरादून में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिल्ली के तिहाड़ जेल से लेके उत्तराखंड के देहरादून तक एक और एंगल है जिसमें मूसेवाला का, ये देखिए ये पूरा फ्लो चार्ट है, और आगे आगे जैसे हम कार्यक्रम लेकर के जाएंगे हम बहुत ही विस्तार से आपको बताएंगे कि और भी कितने तार जुड़े हुए हैं। यह भी वर्क इन प्रोग्रेस है, ये चल रहा है। हम आपको पूरी जानकारी लेकर के आएंगे बहुत जल्द। जैसे कि गोल्डी बरार ने अपनी चिट्ठी में जो पोस्ट है फेसबुक का, उसमें उसने ये भी लिखा कि मूसेवाला ने पंजाब यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट यूनियन लीडर का मर्डर कराया था अक्टूबर 2020 में। तो आप देख रहे हैं, गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई और एक सीधा सीधा एक पंजाब यूनिवर्सिटी कनेक्शन बार बार सामने आ रहा है। उसके बाद वो ये भी लिखता है कि मूसेवाला ने आरोप लगाता है गोल्डी बरार कि उसने अकाली नेता विक्की मिदुखेड़ा का भी मर्डर कराया। अब यहां पर एक अकाली कनेक्शन भी आता है। इसके अलावा गोल्डी बरार का यह कहना कि मूसेवाला ने विक्की मिदुखेड़ा का मर्डर कराया, और सिद्धू मूसेवाला का जो सेक्रेटरी है, मैनेजर शगनप्रीत, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया है। यानी कि कनाडा से बैठे हुए ये आरोप लगा रहा है कि मूसेवाला का एक सेक्रेटरी जो है, मैनेजर, जो कि ऑस्ट्रेलिया भाग गया है, उसने एक मर्डर कराया है, अकाली के नेता का मर्डर कराया, एक स्टूडेंट यूनियन नेता का मर्डर कराया जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में, ऐसे आरोप लगा रहा है। और गिरफ्तारियां कहां कहां हो रही है? गैंग वॉर का एंगल है, गिरफ्तारी देहरादून में हो रही है। तो यह बहुत ही पेचीदा है पूरा मामला, जिसमें कई फ्रंट पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी एंगल, विदेशी एंगल, कनाडा एंगल, ऑस्ट्रेलिया एंगल, इसके अलावा तिहाड़ एंगल, ये सारी चीजें अभी तफ्तीश के दायरे में हैं और इसमें जांच लगातार चल रही है। तो हम आपको ये सब लेकर के आएंगे, सारी जानकारी लेकर के आएंगे और विस्तार से बताएंगे कि क्या हो रहा है। तो आज सवाल इंडिया का में जो सवाल हम पूछना चाह रहे हैं वो ये है आपके स्क्रीन पर। मूसेवाला की मौत का रहस्य
कैसे जुड़ रहे हैं तार? लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार, जेल से गैंग, कनाडा से मर्डर, कहां पहुंची है अब तक की ये जांच? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। मंजीत राय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ शशिकांत जी पूर्व डीजीपी जुड़ गए हैं, सुनील गुप्ता पूर्व प्रवक्ता हैं तिहाड़ जेल के, अहबाब ग्रेवाल प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, अलका लांबा प्रवक्ता कांग्रेस, और जैसे कि हमने आपको बताया मंजीत राय जी तो हैं ही हमारे साथ, बीजेपी के नेता। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं डीजीपी शशिकांत जी, ये जिस तरीके से ये सब मामले अब सामने आ रहे हैं कि इसका उससे मर्डर का तार, अकाली नेता मूसेवाला का एक मैनेजर जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया भाग गया, जेल से गैंग चल रही है, गैंग वॉर हो रही है। शशिकांत जी, आप हमें बताना चाहेंगे कि ये बढ़ा है या ये पंजाब के संदर्भ में ये सारी चीजें पुलिसिंग टर्म्स में आपको अचंभित नहीं करती? अनफॉर्चुनेटली मुझको अचंभित बिल्कुल नहीं करती हैं। आई एम सैड अबाउट इट। पंजाब में अगर सारी क्राइम्स की बात चल रही है तो इसकी शुरुआत इन्वेस्टिगेशन जो भी होना है 2006 से होना चाहिए। 2006 में चंडीगढ़ में पहला मर्डर हुआ था जिसके तार किसी गैंग से जुड़े थे, यूपी के और दूसरी जगहों के। एक डिम्पी नाम का व्यक्ति था, उसका मर्डर चंडीगढ़ में खुलेआम हुआ था। दैट वाज आल्सो अ वेरी ग्रूसम मर्डर। उसके बाद से छोटी मोटी घटनाएं यहाँ पे चलती आ रही हैं। पंजाब में 3 ब्रॉडली रीजन्स हैं, माझा, मालवा, दोआबा। हर एक में गैंग्स एक्टिव रहे हैं और उनके तान दूसरी स्टेट्स में जुड़े हुए हैं, चाहे राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, इन सब स्टेट से। इन्वेस्टिगेशन होना है तो पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, गैंग्स का सीधा सा कनेक्शन कुछ पॉलिटिकल लोगों के साथ भी है। कारण गैंग्स जो हैं इलेक्शन के दिनों में बहुत काम आते हैं, लोगों को इंटिमिडेट करने के लिए, बूथ कैप्चरिंग के लिए, जो भी है। उत्तर प्रदेश में पहले ये चीज करते थे बाहुबली लोग, वही चीज यहां पे होती है। और कुछ गैंग्स जो हैं, ऐसी भी इंफॉर्मेशन आई थी कुछ सर्टेन पॉलिटिशियंस के कहने पे उनको मनी भी मुहैया कराते हैं। और लास्ट कमेंट जो आपने जेल को कहा है, उससे मेरा कमेंट ये है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जेल से ज्यादा सुरक्षित स्थान कोई नहीं है जहां पर आप बैठ करके कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कर सकते हो किसी भी मेजर क्राइम की, और जेल में बैठे बैठे आप इंश्योर कर सकते हो कि उसका इम्प्लीमेंटेशन 100% सही हो जाए। चाहे कनाडा में होना है, चाहे चंडीगढ़ में होना है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में होना है, चाहे यूपी में होना है, दुनिया किसी भी से। थैंक यू जी। सुनील गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप फॉर्मर लॉ ऑफिसर हैं, स्पोक्स पर्सन रहे हैं तिहाड़ जेल के। आप मुझे बताइए, ये क्या इतना आसान है? इतना आसान है कि खुल के लगातार गैंग के लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हमें पंजाब नहीं जाना, हमें तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही रहना है, हमें पंजाब नहीं जाना क्योंकि हमारे साथ कुछ हो जाएगा। जैसे कि अभी शशिकांत जी बता रहे थे, ये तिहाड़ जेल है या एक, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, एक सेफ सेंचुरी है कि यहां अपराधी बहुत आराम से अपराध कर पाएंगे सुरक्षा के साथ? देखें, जो तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन है उनका पहला जो ये मुख्य ड्यूटी जो होती है वो ये होती है कि हैबिचुअल प्रिजनर्स को, जो कैजुअल प्रिजनर्स हैं, उनसे अलग रखना, ताकि वो लोग, हैबिचुअल लोग जो है कैजुअल प्रिजनर्स के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस ना कर पाए और कैजुअल प्रिजनर जो हैबिचुअल प्रिजनर ना बन पाए। पर मैंने देखा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस, अगर मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस तिहाड़ के साथ जो है, मैं एडवाइजर भी था उनका, स्पोक्स पर्सन भी था, सुप्रिटेंडेंट जेल भी था। पर मेरा ये अपना जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि हैबिचुअल प्रिजनर जो होते हैं, जिनको कि हम हाई सिक्योरिटी वार्ड्स में रखते हैं, और हाई सिक्योरिटी वार्ड्स भी ऐसे हैं जिसको कि तिहाड़ जेल का स्टाफ नहीं चलाता, एक स्पेशल पुलिस है, तमिलनाडु स्पेशल पुलिस है, जो कि हाई सिक्योरिटी वार्ड्स को चलाती है। उसके बावजूद जो हैबिचुअल प्रिजनर है, इनकी एक टेंडेंसी होती है कि मोबाइल फोन को अंदर लेके जा। आप देखें कितने हमने एक्सरे स्कैनर लगाए हुए हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं, फ्रिस्किंग होती है, जैमर्स हैं, सब कुछ है। उसके बाद भी जो हैबिचुअल प्रिजनर होता है, वो उसकी ये प्रायोरिटी होती है कि जेल के अंदर मोबाइल लेके जाना, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे यहाँ पे अंदर जेल के अंदर पीसीओ लगे हुए हैं और कोई भी प्रिजनर जो है
जो ऑर्डिनरी प्रिजनर है वो 7 दिन अपने घर में बात करता है, हफ्ते में 7 दिन बात कर सकता है, और जो हैबिचुअल प्रिजनर है वो हफ्ते में 2 दिन अपने घर फोन के ऊपर बात कर सकता है। उसके बावजूद ये लोग मोबाइल फोन अंदर लेके जाते हैं और मोबाइल चलाते हैं। जैसे मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाने के भी इनके कई तरीके होते हैं कि जैमर की जो तार होती है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है, उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, या जैमर जो है एक रेडियस उसमें काम करता है, ये ऐसी जगह को चुनते हैं जहां पे जैमर का इफेक्ट नहीं होता। जैसे ये वाला प्रिजनर है, ये मोबाइल से, जैसे जो भी प्लानिंग होती है इनकी मोबाइल से होती है, तो मोबाइल से करते हैं, और मोबाइल रखना इनके लिए एक स्टेटस सिंबल है, और ये उसको मोबाइल को रखते हैं। और मोबाइल से मैंने जो 15-20 मैंने ऐसी देखी होंगी अपने 33 साल के कैरियर में, कि 15-20 प्लानिंग जो है तिहाड़ से हुई थी कई बार मर्डर करने के। तो बाहर मतलब तो ये दिल्ली से बाहर? हाँ, दिल्ली से बाहर, जिसमें कि तिहाड़ का कोई प्रिजनर जो है इन्वॉल्व था। अब ये मोबाइल फोन अंदर कैसे जाते हैं, कनाइवेंस से जाते हैं या बाहर से फेंके जाते हैं या किस तरीके से जा रहे हैं, ये गुत्थी मुझे लगता नहीं कि हमारे जेल का कोई भी डीजी प्रिजन या कोई भी जेल का ऑफिसर जो है इसको सुलझा पाए। अब खाली तिहाड़ की मैं बात नहीं कर रहा, अगर आप तिहाड़ से बाहर भी जाएंगे। नहीं, मेरा ये कहना है गुप्ता जी, चलिए देखिए और कहां हो रहा है देश में, वो नहीं, ये तो एकदम बिल्कुल राष्ट्रीय राजधानी, सब लोगों की नजरें यहीं पर, इतना मतलब हाई प्रोफाइल जेल तिहाड़ कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और इस तरीके की सिक्योरिटी, और उसके बाद आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, फिर तो अगर दिल्ली का ये हाल है तो फिर बाकी जगहों का क्या होगा? क्योंकि ये चीज मैं अब कह सकता हूं, अब मैं रिटायर हो गया हूं, ये वाली बात मैं कह सकता हूं कि मैंने बहुत कोशिश की, हमने बहुत ज्यादा कोशिश की कि मोबाइल इनके पास ना जाए, पर किस तरीके से, क्योंकि इनका दिमाग इतना तेज काम करता है, जो प्रिजनर्स होते हैं, हैबिचुअल प्रिजनर्स होते हैं, किसी ना किसी तरीके से, चाहे अपने ये प्राइवेट पार्ट्स में छुपा के ले जाएं, या ये किसी जो इनके कपड़े वगैरह हैं उसमें छुपा के ले जाएं, या कनाइवेंस में ले जाएं, ये लेके जाते हैं। और ये मैंने एक नहीं, मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ हैबिचुअल प्रिजनर्स का बता रहा हूं। जैसे ये वाला प्रिजनर है, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ प्रिजनर्स के मैं एग्जांपल दे सकता हूं, जो कि मोबाइल अंदर लेके जाते थे और मोबाइल के बगैर वो जो है सरवाइव नहीं कर सकते। चलिए, एक राजनीतिक बहस भी यहां पर है जिसमें तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अहबाब ग्रेवाल आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि आपकी सरकार आई है और लगातार लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर कई सवाल उठते। आप बताइए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस में अटैक हो जा रहा है, हम देखते हैं कि लोगों के मर्डर खुलेआम हो रहे हैं जो एथलीट्स हैं, अब सिंगर्स के मर्डर हो जा रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ये सवाल मैं किससे पूछूं? भाई, अगर यूपी में होता तो योगी आदित्यनाथ से पूछते, राजस्थान में होता अशोक गहलोत से पूछते, क्योंकि आपके स्टेट में हो रहा है तो आपसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? अरे क्यों हो रहा है जी? आप सही कह रहे हैं, और इंटेलिजेंस लैप्सेस हुए हैं, हम अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन जैसे आपकी रिपोर्ट में बताया, मैं 1-2 चीजें और ऐड करनी चाहूंगा। पंजाब में किसी भी कॉलेज में पिछले 20 साल से इलेक्शन नहीं हुई है, लेकिन ये जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, इन्हें संरक्षण मिला पॉलिटिशियंस का। और ये जो आज आप ग्रुप देख रहे हैं जो जेलों में बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो उस नर्सरी में 2000 के बाद वाली नर्सरी में पनपे, जिनको पॉलिटिशियंस का संरक्षण था। और हमारा ये कहना है कि बहुत दुखद बात है कि सिद्धू मूसेवाला की ऐसी ट्रेजिक मौत होती है, लेकिन इससे एक चीज सामने उभर के आती है कि पंजाब का जो सिस्टम है, पंजाब के जो समाज है, उसके हर जगह पे ये गैंगस्टरवाद परमिएट कर गया है। और ये हुआ इसलिए है क्योंकि इसे राजनीतिक संरक्षण था। अब आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। मुख्तार अंसारी को 4.5 साल पंजाब सरकार, पिछली कांग्रेस सरकार, यूपी से दिल्ली से पंजाब लेके आती है, जहां पे वो रोपड़ जेल में आराम से रहते हैं। उनके परिवार को रोपड़ जेल के सामने घर लेके दिया जाता है, यहां तक कि यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ती है मुख्तार अंसारी को यूपी वापस ले जाने के लिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का संरक्षण मिल रहा है। और अलग अलग समय पर, चाहे 2017 की इलेक्शन हो, उससे पहले जब ये गैंगस्टर नेटवर्क इस्तेमाल किया गया टेरर टारगेटेड किलिंग्स करने के लिए, तब ये इसने पॉलिटिक्स की मदद की। मेरा ये कहना है कि ये नहीं होता अगर वो पुलिस विड्रॉ नहीं की गई होती, सिक्योरिटी आपकी सरकार ने कम की और उसके अगले ही दिन मौत हो गई। जी देखिए संकेत जी,
सिक्योरिटी विड्रॉ हुई, रैशनलाइज हुई। ब्लू स्टार के एनिवर्सरी से पहले हर साल ये एक्सरसाइज होती है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि मूसेवाला साहब के साथ जो 2 सिक्योरिटी वाले थे वो साथ में नहीं लेके गए, क्योंकि अगर वो 2 सिक्योरिटी वाले साथ होते तो एक इनकाउंटर होता, वापस गोली चलती। बहुत बहुत दुखद है ये बात, लेकिन हमारा कहना यह है कि हम अब बीमारी का इलाज करेंगे, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सामाजिक बीमारी भी है और पॉलिटिकल सिलेक्शन भी है। जैसे जैसे ये तार खुलेंगे, जिससे सिलेक्शन दिया है वो भी सामने आएंगे। नहीं, पर कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए। मंजीत राय और अलका लांबा एक एक करके आपके पास आना चाहता हूं। अलका लांबा पहले आपके पास। देखिए, सिद्धू मूसेवाला की मौत, ये जो अलग अलग अब तार जोड़ के देखे जा रहे हैं, आप सोचिए, कनाडा कनेक्शन, अकाली कनेक्शन, ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन, पंजाब यूनिवर्सिटी कनेक्शन, देहरादून कनेक्शन, गैंग वॉर, एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो रही है। शशिकांत जी कहते हैं वो हैरान नहीं है इन सब चीजों को देख करके, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर इस तरीके से हो, खासतौर से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से फैला रहेगा ये क्राइम का जाल, तो कहीं हम एक ऐसी स्थिति की तरफ तो नहीं देख रहे हैं कि पंजाब जो चीज 2 दशक पहले छोड़ आया था, वैसी स्थिति कहीं दोबारा उत्पन्न हो जाए? बिल्कुल संकेत जी, आपसे मैं 100% इत्तेफाक रख रही हूं। बिल्कुल पंजाब उसी दिशा में बढ़ते हुए हमें अब पूरी तरह से दिख रहा है। पंजाब में बैठी सरकार, अब तक तो ये कहते थे दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की पुलिस, कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं, इसलिए वो दंगे नहीं रोक सकते, बेटियों का बलात्कार नहीं रोक सकते। एक बार पूर्ण राज्य पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था दे दीजिए। दे दिया आपको। क्या हुआ? आप इसको, आम आदमी पार्टी नैरेटिव सेट कर रही है, ये गैंगस्टर वॉर है। मैं माफी चाहूंगी, सिद्धू मूसेवाला गैंगस्टर नहीं था। वो पंजाब का 28 साल का एक उभरता हुआ होनहार नौजवान युवा था, राजनीति में आया, चुनाव लड़ा, और आज उसको 1-2 गोलियां नहीं, 19 गोलियों से छन्नी कर दिया गया। आपकी जवाबदेही अब बनती है कि पुलिस क्या कर रही थी। बता रहे हैं, पुलिस कभी उत्तर प्रदेश में, कभी दिल्ली में, तो कभी दूसरे राज्यों में राजनीतिक विरोधियों को साधने में व्यस्त है। कहां है मुख्यमंत्री? बिल्कुल, मुख्यमंत्री की प्राथमिक जिम्मेदारी पंजाब और वहां के लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। वो पंजाब का मुख्यमंत्री 2 महीने हुए नहीं, आपको दिल्ली में, गुजरात में, हिमाचल में, महाराष्ट्र, आपको महाराष्ट्र के नागपुर में दिखेंगे। 2 महीने ही तो हुए, दीजिए ना समय, समझिए ये सब तंत्र क्या था। लेकिन ये कह देना कि पहले हुआ करता था, इसके तार, आम आदमी पार्टी के नेता ने छात्र राजनीति से आई हूं, बड़ी बेशर्मी से जितने भी नेता छात्र राजनीति से निकले हैं उनके सिर पर ठीकरा फोड़ दिया। उनके राजनीतिक आका थे, आपका भी CYSS है। अब आप गुप्ता जी की बात ले लीजिए, जो तिहाड़ जेल में जिन्होंने काम किया, बोला है मैं रिटायर हो गया हूं इसलिए बता सकता हूं। बहुत बड़ी हमारे लिए एक चुनौती उन्होंने हमारे सामने रख दी है कि वो जो गैंगस्टर है, वो जो माफिया है, वो जो हत्यारा है, जो जेल के अंदर है, उसके पास सारी सुविधाएं हैं, हम उसकी नहीं। अब देखिए, जो दोनों यहां पर, अब तिहाड़ जेल के सुनील गुप्ता जी और शशिकांत जी दोनों ही हैरान नहीं है। उनका ये कहना है कि आप हैरान मत होइए। शशिकांत जी ने जिस तरीके से बोला, उन्होंने तो ये बोल दिया कि एक गैंगस्टर और एक अपराधी बहुत महफूज महसूस करता है। क्यों शशिकांत जी? तो वही तो कह रहे हैं, ये चीज मानेंगे? अगर मुझसे ज्यादा और कमेंट लेना चाहें तो मैं और भी कमेंट दे देता हूं। महफूज क्यों फील करता है जी? मैंने प्रिजन्स का चार्ज भी संभाला है पूरे प्रदेश में। हाँ, कोई ऐसा हाई प्रोफाइल क्रिमिनल आता है, साथ में फोन आते हैं कि ये हमारा बंदा आ रहा है, इसको पूरी सुख सुविधा वहां पे दी जाए। इस केस को मैं हाई कोर्ट में ले गया। हाई कोर्ट में उन्होंने 3 जजेस की कमेटी बनाई, सिटिंग जजेस की, जिनको मैं रिपोर्ट करता था। बहुत सारी कोशिश हुई, परंतु राजनीतिक संरक्षण जो लगातार चलता आ रहा है, मैं देख रहा हूं, उसकी वजह से कोई व्यवस्था ठीक नहीं होती है। और यहाँ एक चीज मैं लास्ट कहते और जाऊंगा, सारे पैनलिस्ट को मेरा 1 मिनट लांबा जी, अधिकारियों को 1 मिनट लांबा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। 1 सेकंड अलका जी, 1 सेकंड, वो अपनी बात खत्म कर लें। नहीं, मैं समझना चाह रही हूं, प्लीज, पंजाब में आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैडम, मुझे इसका कोई मतलब नहीं है। अधिकारियों पर एक अलका जी, अलका लांबा जी रुक जाइए। वो 1 सेकंड, अलका जी प्लीज, पूछनी चाहती, फॉर्मर DGP कुछ कह रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। पंजाब में
संविधान के साथ जिसकी शपथ लेकर आप सब आते हैं, नेता तो 5 साल में आएंगे और चले जाएंगे, आप तो संविधान की शपथ लेकर उस पद पर नहीं, एक सेकंड, अलका जी देखिए, ये बात गलत काम करने उनको अपनी बात करने दीजिए। देखिए ऐसे एक के ऊपर एक नहीं, शशिकांत जी एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। क्या डर होता अधिकार? शशिकांत जी एक सेकंड, अलका जी मुझे बीच में आने दीजिए। कह रहे हैं मैं नहीं, अलका जी ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं, एक के ऊपर एक नहीं, इस तरीके से बहस हम लोग नहीं करते। शशिकांत जी जो हैं वो पूर्व डीजीपी की हैसियत से हैं, वो एक राजनीतिक स्पोक्सपर्सन नहीं है, वो अपनी बात रख रहे हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगा, मैं उनसे ये पूछ रही हूं, अपनी बात खत्म कर लें। वो और पर क्या दबाव, क्या डर होता है कि पद पर जब होते हैं तो वो ऐसे नेताओं को बेनकाब नहीं कर पा रहे होते जो इन पे दबाव गलत बना रहे हैं। शशिकांत जी, मैं उन्हीं से जानना चाह रही हूँ इसका जवाब। तो शशिकांत जी, आप मुझसे अगर जानना चाहते हैं मैडम, आप किसी जर्नलिस्ट से बात कर लीजिए। मेरे ऊपर अटैक क्यों? मैंने 3 जजेस की कमेटी क्यों बनवाई? 3 जजेस कमेटी क्यों बनवाई? और मेरी आपसे विनती सिर्फ इतनी ही है, मेरी विनती इतनी ही है, प्लीज पंजाब में टेररिज्म की कोई संभावना नहीं है, टेररिज्म की बात मत करिए, भगवान के लिए मैं हाथ जोड़ता हूं आपके। नहीं, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, आप लोग जब पद पर रहते हैं तब आपकी जिम्मेदारी आवाज उठाइए, संविधान की शपथ ली उसकी बात करें। मैं निजी आपकी बात नहीं कर रही हूँ। आज जो तिहाड़ जेल में बैठे, अच्छा चलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। डीजी है, शशिकांत जी का ये कहना है कि वो बतौर डीजीपी इस मामले को उठा रहे थे। उनकी बात ही नहीं कर रही, उन्होंने उठाया, उनको सलाम है, उन्होंने उठाया, उनको सलाम है, उनकी हिम्मत को सलाम है। लेकिन आज के जो अधिकारी हैं किस दबाव में हैं? ठीक है, मैं अहबाब जी इससे पहले आपके पास आऊं। मंजीत राय, भारतीय जनता पार्टी के मंजीत राय जी भी हमारे साथ हैं। मंजीत राय जी, ये जिम्मेदारी और पंजाब जैसे राज्य में आपको नहीं लगता है कि देखिए जैसे करीब 50% रेडियस वाला पंजाब जो है बॉर्डर के पास, वो बीएसएफ के कंट्रोल में है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का पुलिसिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का बॉर्डर ना इस्तेमाल हो, ये चीजें और ना बढ़ जाएं, कौन सा तार कहां जुड़ रहा है, आपको नहीं लगता है एक बहुत बड़ी जरूरत अब महसूस होनी चाहिए, अगर अभी तक नहीं हुई है? आए दिन वहां ड्रोन आते रहते हैं पंजाब में, ड्रग्स की दिक्कत है ही, और अब इस तरीके से गैंग वॉर शुरू हो गई है। आपको नहीं लगता है कि एक जबरदस्त रूप से एक समन्वय बनने की जरूरत है केंद्र और राज्य की सरकार में, ताकि ये ऐसा ना हो कि हालात एकदम बेकाबू हो जाए? साकेत जी, आप देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट तो पहले भी अगर बीएसएफ का दायरा बढ़ाया तो इसी कारण बढ़ाया कि उनकी इन्वेस्टिगेशन और करना और पूरा उनको पकड़ना, क्योंकि अब ड्रोन्स आ रहे हैं और ड्रोन्स वो देखो, जो हमारा विरोधी है पाकिस्तान, वो तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन उनको उसके साथ टैकल करने के लिए पहले होता था 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर के बाद पुलिस के पास आता था, लेकिन आपस में उनका जो पहले पकड़ता है उसको फिर इन्वेस्टिगेशन करे, और विद इन 80 किलोमीटर, जितना भी अपना 50 किलोमीटर है, तो उसके अंदर अंदर वो सारा बीएसएफ करे, और करना अल्टीमेटली हैंडओवर पंजाब पुलिस को करना होता है। तो एफआईआर लॉन्च करवानी, उनके पास सारी इन्वेस्टिगेशन करना, मैं आपके बात से सहमत हूँ। एक बात आम आदमी पार्टी के साथी ने कही थी कि हमने रैशनलाइज की सिक्योरिटी। मैं पूछ सकता हूँ कि इनके जितने आदमी थे उनसे जितनी सिक्योरिटी उनको दी गई, चाहे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली प्रदेश को दी गई हो या किसी और को दी गई हो, क्या उनमें से कितनी कटौती की गई इस गल्लूगारे के लिए? क्या बता सकते हैं क्या कि विरोधियों की 424 लोगों की कटौती करने के, जैसे सिद्धू मूसेवाले की कटौती कर दी जी? और अहबाब ग्रेवाल, आप जवाब देंगे? जी जवाब दूंगा। देखिए, कटौती अक्रॉस द बोर्ड हुई है। दिल्ली में किसी को कोई सुरक्षा नहीं दी गई, जो राज्यसभा के एमपी हैं उन्हें सुरक्षा मिली है, पहली बात। दूसरी बात, मैं शशिकांत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं और सलाम है इनको, क्योंकि इनकी वजह से ही ये नेक्सस एक्सपोज हुआ था। जरा ये बता दें पंजाब में किस किस की कटौती की गई है जो सरकार में है? सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, मैं एक बात कह रहा हूं, ये हर साल एक्सरसाइज होती है। संकेत जी, हमारा कहने का मतलब ये है, नहीं एक्सरसाइज तो होती है अहबाब जी, लेकिन ये बात आप मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला के परिवार को आप यही बोलेंगे कि भाई एक्सरसाइज होती है हर साल? हमें बड़ा दुख है कि आपकी मौत हो गई। आपकी इंटेलिजेंस कहां थी? किस आधार पे आपने एक्सरसाइज की कि हटाने के अगले ही दिन उनकी मौत हो गई?
संकेत जी मैं अपनी जिम्मेवारी से, अलका जी बोलने दीजिए प्लीज। बिना आपने इस पहले बात की शशिकांत जी को आईबी चुप से कराया, रिपोर्ट मुझे लिए बोलने बिना दीजिए। एक एक करके मैम बोलने सिद्धू दीजिए, मूसेवाला मैम की बोलने जान को दीजिए। खतरा है आपकी या बारी नहीं, आएगी, ये बोल बता दीजिएगा। दे कि मैम आईबी सवाल- ने इन्हें एहबाब कहने का ग्रेवाल कोई हटा लीजिए, इन्होंने हटाई मैं ही जवाब नहीं, दे दूं प्रचार कि मैम प्रसार भी बोलेंगे। किया और चलिए उनका मैम जान मुझे से जवाब हद दे होना पड़ा। दीजिए। अलका जी एक सेकंड। हाँ देखिए हम अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं रहे, कोताही जहां भी हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब फिक्स आपको की भागने भी जाएगी। नहीं देगा। मैडम बोल, अरे मैम आप प्लीज, मैं यहाँ पे हूँ, आप दिल्ली में बात मत कीजिए। अब सुनिए, ये बात है संकेत जी, बड़ी बदकिस्मती की दिल्ली बात से है ही कि बात सिद्धू होगी, साहब क्योंकि के साथ पंजाब तो ये दिल्ली से दो। केजरीवाल अच्छा, मुझे चला यहाँ पर रहे बीच हैं। में आना पड़ेगा। देखिए, ये कहना कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, सवाल आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार से पूछे जाएंगे कि ये आपने किस तरीके से, ये आपने किस तरीके से इंटेलिजेंस, क्या इंटेलिजेंस थी आपकी जिसके हिसाब से आपको ये लगा कि मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा लेनी चाहिए और अगले ही दिन, इसका मतलब इंटेलिजेंस में भी चूक थी। बहरहाल राजनीति से ऊपर उठ करके ये मुद्दा, राजनीति से ऊपर उठ करके अब इस मुद्दे को देखना होगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि 2 दशक पहले जैसी स्थिति थी पंजाब में, कहीं पंजाब बिल्कुल उसी दिशा में ना चल पड़े, क्योंकि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होंगे। और एक और खबर जो बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी है वो है जीडीपी, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था की हालात कैसे होंगे। 5:30 बजे उसके आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अंदेशा जो अलग अलग एजेंसीज लगाती हैं, या क्या नंबर्स, आंकड़े क्या कहते हैं, आइए ये सब जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी प्रियांशी शर्मा के पास। संकेत, 2021-22 एक चुनौतियों से भरा साल था और आज हम देख पाएंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ा। तो पहले हम शुरू करते हैं कि हम क्या उम्मीद कर सकते हैं इन नंबर्स से जो आज शाम को आने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पिछले साल इकोनॉमी में 8.9% की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। पर यह नंबर देखने से पहले हमें यह याद रखना जरूरी है कि 2020 के साल में भारत की इकोनॉमी 6.6% से गिरी थी, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। इनफैक्ट भारत की इकोनॉमी ने अपना सबसे खराब साल देखा था जिस साल महामारी भारत में आई थी। इकोनॉमी उस साल 6.6% से गिरी थी। तो आज जो हम जीडीपी का नंबर देखेंगे वो पिछले साल के इस नेगेटिव ग्रोथ की तुलना में होगा। -6.6% के ऊपर 8.9% ग्रोथ होगी अनुमानों के अनुसार, जिसका मतलब यह है कि अगर हम महामारी के पहले के सालों से तुलना करें तो जीडीपी असल में सिर्फ 1.4% बढ़ने की आशंका है महामारी के पहले के स्तर से। अब हम ये भी देख लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी अब आखिरकार महामारी से पहले के स्तर के कितना करीब आ सकेगी। अनुमान है कि इकोनॉमी अब 147 लाख करोड़ यानी 147 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी होगी। महामारी से पहले इकोनॉमी 145 लाख करोड़ के करीब थी और 2020 में जैसे कि हमने कहा 6.6% से इकोनॉमी घटकर 135 करोड़ तक गिर गई थी। तो अगर आज अनुमान के अनुसार इकोनॉमी 147 लाख करोड़ पर अगर होती है तो यह दिखाएगा कि हम अब महामारी के पहले के स्तर जो कि 145 करोड़ है उससे ऊपर पहुंच चुके हैं और हमने महामारी के घाटे से महामारी के घाटे से उभर चुके हैं अब 1 साल बाद। अब एक और डेटा पॉइंट जो हम आज देखेंगे वो है कि जनवरी से लेकर मार्च की जो तिमाही थी उसकी जीडीपी ग्रोथ का नंबर भी हम आज देखेंगे। अगर अनुमानों की माने तो इस तिमाही की जीडीपी ग्रोथ पिछले पूरे साल की सबसे खराब होगी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुमान के हिसाब से हम 4.8% यानी 4.8% जीडीपी की बढ़ोतरी देखेंगे जो 2022 का सबसे कम स्तर है। इससे पहले के क्वार्टर की ग्रोथ 5.4% थी, पर जनवरी से लेकर मार्च तिमाही में हम सबको याद है कि हमने देखी थी महामारी की एक नई लहर ओमिक्रॉन के रूप में जनवरी में के महीने में, और उसके बाद रशिया ने यूक्रेन पर युद्ध का ऐलान कर दिया था। ओमिक्रॉन की वजह से कुछ जगह
जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसकी वजह से कुछ बिजनेसेस का नुकसान हुआ था। इसके बाद रशिया ने यूक्रेन पर जो युद्ध का ऐलान किया, उसकी वजह से पूरे विश्व में तेल और अन्य चीजों की कीमत बढ़ गई थी। तो हमने देखा भारत में भी पेट्रोल और डीजल और खाने के सामानों की भी महंगाई हो गई थी। तो इन कारणों से पिछले तिमाही की जो ग्रोथ है, जो जीडीपी का नंबर है, उसमें कमी की उम्मीद है। अब डेटा के आने से पहले आपको यह भी बता दें कि आप क्या उम्मीद कर सकते हैं और कि अलग अलग एजेंसीज क्या अनुमान लगा रही हैं। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहती है कि पिछले साल इकोनॉमी 8.9% से बढ़ी होगी, जबकि आरबीआई का अनुमान उससे काफी ऊपर है। उनका कहना है कि इकोनॉमी 9.5% से बढ़ सकती है। एक अंतर्राष्ट्रीय अनुमान भी आपके लिए ले आए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अनुमान है कि इंडिया की जीडीपी 2021-22 में 9% से बढ़ेगी। तो हम देख सकते हैं कि आरबीआई का अनुमान इन तीनों में से सबसे ज्यादा सकारात्मक है, पर हम कुछ ही समय में देख पाएंगे कि इन तीनों अनुमानों में से कौन सा असल नंबर से सबसे नजदीक है। जी प्रियांशी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5:30 बजे तक पता चल जाएगा कि 8.9% है, 9.5% है या 9। लेकिन दो बड़े फैक्टर्स, एक ओमिक्रॉन लहर और दूसरा रूस और यूक्रेन की जंग, क्या जो तिमाही है ये जनवरी से मार्च की, उसमें इसका असर दिखेगा या नहीं, ये हमको पता चलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे राजस्थान में राज्यसभा को लेकर के जो चौथी सीट है उसका एक पेच फंसा हुआ है। राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। उद्योगपति और मीडिया बैरन सुभाष चंद्रा वहां पर पर्चा भरेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर वो अपना पर्चा भरने वाले हैं और बीजेपी के पास 31 अतिरिक्त वोट हैं। सुभाष चंद्रा को जिताने के लिए 11 और वोटों की जरूरत है। कांग्रेस को 15 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। 200 सीटों की विधानसभा में एक उम्मीदवार को करीब 41 वोट की जरूरत है, 41। 13 निर्दलीय हैं, 3 आरएलएसपी के हैं, 2 बीटीपी के हैं, 2 सीपीएम के हैं और 1 आरएलडी के विधायक हैं। इन सब पर नजर है। तो क्या इतना तिकड़म भिड़ा करके, इतना सारा तिकड़म भिड़ा करके क्या बीजेपी यह सीट भी निकालने की कोशिश कर रही है? वक्त है एक छोटे से ब्रेक। और आइए अब बात करते हैं कुलगाम की, जहां पर एक महिला शिक्षक को गोली मारी गई है। कुलगाम के गोपालपुरा हाई स्कूल में यह गोली मारी गई। महिला शिक्षक को आतंकियों ने स्कूल के अंदर गोली मारी। इलाके को सील कर दिया गया है और तलाशी अभियान जारी है।